अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है उज़ैर ज़फ़र और आज हम टॉपिक करेंगे बेसिस ऑफ हेरिडिटी। चैप्टर नंबर 3 है, क्लास 8 वेरिएशन हेरिडिटी एंड सेल डिवीज़न का टॉपिक था हमारा। उसके अंदर हम बेसिस ऑफ हेरिडिटी आज करेंगे। बेसिस ऑफ हेरिडिटी, विरासत की बुनियाद क्या चीज़ है? तो जो वालिदैन की खसूसियात बच्चों में मुंतकिल होती हैं उसकी मेन रीज़न क्या होती है, मेन वजह क्या होती है? तो मेन वजह होती है यहाँ पर हमारे पास जीन। वो जीन मेन वजह है जिसकी वजह से वालिदैन की खसूसियात बच्चों में मुंतकिल हो जाती हैं। ठीक है, तो आज हम जीन के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, डेफिनेशन है द बेसिक फ़िज़िकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी इज़ कॉल्ड जीन। बुनियादी शक्ल के लिहाज से भी और काम के लिहाज से भी जो विरासत का जुज़ है वो कहा जाता है जीन को। जैसे जितने भी मैटर हैं, मादा है, मैटर जितने भी हैं वो तमाम के तमाम किस चीज़ से मिलके बने हुए हैं? एटम से मिलके बने हुए हैं। तो उनका फिज़िकल एंड फंक्शनल यूनिट क्या होगा? एटम होगा, मैटर का। इसी तरह जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं वो तमाम के तमाम लिविंग ऑर्गेनिज़म मिल के बनते हैं किससे? सेल से मिलकर बनते हैं। तो उनका बुनियादी जुज़ क्या होगा? सेल होगा। इसी तरह विरासत के अंदर जितनी भी खसूसियात वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होती हैं उसकी बुनियाद क्या है? हमारे पास है जीन है। ठीक है, द बेसिक फिज़िकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी इज़ कॉल्ड जीन। अब जीन काम करता क्या है पहले ये देख लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि जीन मौजूद कहाँ पे होता है। जीन क्या करता है? जीन के पास हिदायत होती हैं। जीन हैव इंस्ट्रक्शन टू मेक प्रोटीन। जीन के पास हिदायत होती हैं कि किस तरह की प्रोटीन बनानी है। हर प्रोटीन बनाने के लिए एक ख़ास इंस्ट्रक्शन मौजूद होती है जीन के पास। जो इंस्ट्रक्शन वो जीन देगा उसी इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग प्रोटीन बन जाती है। ठीक है, जीन का काम यहाँ पर क्या होता है? टू मेक प्रोटीन, प्रोटीन को बनाना। एवरी हेरिडिटी कैरेक्टर इन एन ऑर्गेनिज्म इज़ कंट्रोल्ड बाय पेयर ऑफ जीन। जितनी भी खसूसियात हैं जो वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होती हैं तो उनको कंट्रोल कितना करते हैं जीन्स? पेयर ऑफ जीन। एक जीन का जोड़ा हर एक खसूसियत के लिए अलग होता है। एक जीन का पेयर एक खसूसियत को कंट्रोल कर रहा होता है। वन जीन फ्रॉम फीमेल एंड वन जीन फ्रॉम मेल गमीट। दोनों मेल और फीमेल की तरफ से क्या क्या आता है? एक एक जीन आता है और उसके बाद क्या होता है? जीन जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करेगा वही बच्चों में मुंतकिल हो जाती है। तो अभी हमने देखा बेसिस ऑफ हेरिडिटी होती है, जीन को कहते हैं। जीन ही तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल कर रहा होता है। और जीन कंट्रोल करता कैसे है? इसके पास इंस्ट्रक्शन होती हैं प्रोटीन बनवाने के लिए। तो जिस तरह की ये इंस्ट्रक्शन देगा उसी तरह की प्रोटीन बन जाएगी। अब वो क्वेश्चन यहाँ पर एक ये आता है कि ये जीन मौजूद कहाँ पे होता है। हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया और हमने जीन की बात स्टार्ट की, तो आज हम देखते हैं कि जीन मौजूद कहाँ पे होता है और इसकी शक्ल किस तरह की होती है। ठीक है, तो मैंने अभी बताया तमाम लिविंग ऑर्गेनिज़म जितने भी हैं सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज़म बने हुए होते हैं सेल से मिलकर। किससे मिलकर बने होते हैं? सेल से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तमाम लिविंग ऑर्गेनिज़म सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। और सेल को देखा जाए तो सेल के अंदर ये होती है सेल वॉल। सबसे बाहर वाली लेयर को कहते हैं सेल वॉल। इसके अंदर वाला पोर्शन होता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का नीचे आ जाता है ये वाला पोर्शन, इसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। ये अब सेल के अंदर सबसे पहले आ जाता है न्यूक्लियस। उस न्यूक्लियस के अंदर होते हैं क्रोमोसोम्स। क्या होते हैं? क्रोमोसोम। ये इस तरह धागा नुमा स्ट्रक्चर होते हैं। अगर मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाऊं तो इस तरह, ये इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, इनको हम कहते हैं क्रोमोसोम। सेल के अंदर मौजूद होता है न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं क्रोमोसोम्स। अब ये क्रोमोसोम्स आ गए। अब इन क्रोमोसोम्स के अंदर होते हैं मौजूद डीएनए। क्या मौजूद होता है? डीएनए। डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए स्टैंड फॉर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक
एसिड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए। अब इस डीएनए के अंदर मौजूद होता है जीन। क्या मौजूद होता है? जीन मौजूद होता है। सबसे पहले आता है सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, उस सेल के अंदर फिर न्यूक्लियस, फिर न्यूक्लियस के अंदर आते हैं क्रोमोसोम्स, फिर क्रोमोसोम्स के अंदर आते हैं डीएनए, और इस डीएनए के अंदर मौजूद होता है जीन, और वही जीन का पेयर किसी भी एक खसूसियत को कंट्रोल कर रहा होता है। और इस जीन का काम क्या होता है? इस जीन का काम होता है प्रोटीन को बनाना। ठीक है, अब हम डीएनए का स्ट्रक्चर देखते हैं, उसके बाद डीएनए से हम फिर जीन का स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर हमने देख लिया जी। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखें, ये वाला वही स्ट्रक्चर मैंने पीछे भी बनाया था। ये स्ट्रक्चर जो होता है, इसके अंदर ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ऐसे, और ये नीचे वाला पोर्शन, इन स्ट्रक्चर को कहा जाता है आर्म्स। क्या कहा जाता है? आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम्स। इन आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम को हम क्रोमैटिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमैटिड भी कहते हैं, आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, और ये जब आर्म्स या क्रोमैटिड जिस पॉइंट पर आपस में जुड़े हुए होते हैं, उस पॉइंट को कहा जाता है सेंट्रोमेयर। क्या कहा जाता है? सेंट्रोमेयर। उस पॉइंट को कहते हैं हम सेंट्रोमेयर। ये था क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर। अब इस क्रोमोसोम का हम अगर स्मॉल सा पोर्शन, ऐसे मैं कहता हूँ स्मॉल सा पोर्शन अगर ये ले लेते हैं, तो इस क्रोमोसोम के अंदर बेसिकली क्या चीज़ मौजूद होती है? ये क्रोमोसोम दो चीज़ों से मिलकर बने हुए होते हैं। एक को हम कहते हैं डीएनए, प्लस होती है प्रोटीन। डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं ये क्रोमोसोम्स। अब यहाँ से अगर डीएनए का स्ट्रक्चर देखा जाए तो डीएनए का स्ट्रक्चर इस तरह होता है। यहाँ पर अगर आपको थोड़ी डिफ़िकल्टी हो रही होगी तो अब देखिए, मैं दोबारा थोड़ी सी बनाने की ट्राई करता हूँ। ऐसे होते हैं, दो स्ट्रैंड्स होते हैं इसके, ये एक स्टैंड है, दूसरा स्टैंड इससे बाहर ओवरलैप किया होता है ऐसे। ये दो स्ट्रैंड्स आपस में इस तरह जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, कुछ पॉइंट्स पर आपस में जुड़े हुए होते हैं, ओवरलैपिंग कर रहे होते हैं, और कुछ पॉइंट्स पर क्या होते हैं, आपस में दूर दूर होते हैं थोड़े थोड़े। अब ये होता है स्ट्रक्चर डीएनए का। अब डीएनए के अंदर जो चीज़ मौजूद होती है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। और भी चीज़ें मौजूद होती है इसके अंदर, लेकिन जस्ट हम यहाँ पर देखेंगे न्यूक्लियोटाइड। डीएनए के अंदर मौजूद क्या होता है? डीएनए के अंदर मौजूद होते हैं न्यूक्लियोटाइड, और टोटल न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वो होते हैं 4। कितने होते हैं? टोटल 4 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। उन 4 के नेम्स में आप बता दूं तो 4, फर्स्ट ऑफ ऑल होता है एडिनिन, जिसको हम ए के साथ शो करते हैं, एडिनिन। आगे आता है टी स्टैंड्स फॉर थाइमीन। ए एडिनिन, टी थाइमीन, सी साइटोसिन, जी गोवानीन। एडिनिन, थायामीन, साइटोसिन, गोवानीन, ये 4 न्यूक्लियोटाइड इस डीएनए के स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद होती हैं। अब मौजूद कैसे होती हैं? अब यहाँ से अगर हम इसका थोड़ा सा और स्मॉल पोर्शन ले लेते हैं इस डीएनए का, तो ये इस तरह हमको नज़र आएगा। वैसा नज़र कैसे आएगा? इस स्मॉल डीएनए के स्मॉल पोर्शन को हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। डीएनए का वो छोटा से छोटा पोर्शन जो किसी एक खसूसियत को कंट्रोल कर रहा होता है, उसे हम कहते हैं जीन। डीएनए का स्मॉल से स्मॉल पार्ट जो किसी भी खसूसियत को कंट्रोल कर रहा होता है, उसे हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। अब असल में ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, इन न्यूक्लियोटाइड्स को हम जीन के अंदर ठीक से क्लैरिफाई करके देख सकते हैं। अब जीन्स का अगर यहाँ पर एक स्ट्रक्चर देखा जाए तो इसके अंदर ये समझ लें कि ये क्रोमोसोम की एक स्ट्रैंड है, और सॉरी डीएनए का, और ये दूसरा स्ट्रैंड है। ये दो स्ट्रैंड्स हैं, आपस में कैसे जुड़े हुए हैं? इनके दरमियान में मौजूद होती हैं न्यूक्लियोटाइड्स। क्या मौजूद होती हैं? न्यूक्लियोटाइड्स। यही 4 न्यूक्लियोटाइड्स एडिनिन, थायामीन, साइटोसिन, गोवानिन यहाँ पर मौजूद होती हैं, और ये आपस में जुड़े हुए होते हैं, ये आपस में बॉन्ड बनाए हुए होते हैं, ये आपस में रिलेशन बनाए हुए होते हैं। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है। एडिनिन जब भी मिलेगा तो किसके साथ मिलेगा? थायामीन के साथ मिलेगा। और सी साइटोसिन जब भी मिलेगा किसके साथ मिलेगा? गोवानिन के साथ। एडिनिन, थायामीन,
साइटोसिन, गोवानिन, एडेनिन, थायमिन, GCTACG, GC। मीन के जी पहले आ सकता है, सी पहले आ सकता है, टी पहले आ सकता है, ए पहले आ सकता है, लेकिन हमेशा बॉन्ड बनेगा एडेनिन का थायमिन के साथ, साइटोसिन का गोवानिन के साथ। तो ये हमने स्ट्रक्चर देखा। सबसे पहले हमारे पास आता है सेल। सेल के अंदर आता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर आता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के अंदर आता है डीएनए, और डीएनए के अंदर मौजूद होता है जीन। आई होप सो आपने इस बात को अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट अब हम कुछ आपकी बुक की थ्योरी है वो आपको मैं करवा देता हूँ, ठीक है। तो हेरिडिटरी मटेरियल, हेरिडिटरी कहते हैं विरासत को, मटेरियल विरासत की जो बुनियाद है, या विरासत के अंदर जो जो चीज़ें मौजूद होती हैं, या विरासत के अंदर जिस चीज़ का मेन रोल होता है उसके बारे में हम देखते हैं। तो इसके अंदर है क्रोमोसोम्स डैट आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि प्रोटीन और डीएनए से मिलकर बने हुए होते हैं। क्रोमोसोम्स होते किस तरह के? क्रोमोसोम्स और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागे की तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल, जो कि किसी भी सेल के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। दे अपेयर ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ये बिल्कुल छोटी छोटी साख्तें होती हैं। अब देखिए सेल इतना छोटा है कि आप उसे माइक्रोस्कोप के बगैर नहीं देख सकते। तो अब सेल के अंदर न्यूक्लियस, फिर न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, तो फिर उसको हम कैसे देख सकते हैं आराम के साथ? तो ये क्रोमोसोम जस्ट एंड जस्ट कब हमें नज़र आ सकते हैं? वो आते हैं जब सेल डिवाइड कर रहा होता है, सेल जब तकसीम हो रहा होता है, जब एक सेल से दो सेल बनते हैं, उस अमल को हम कहते हैं सेल डिवीजन। जैसे ये एक सेल है, दो सेल इससे अगर मज़ीद बन जाते हैं, तो इस अमल के दौरान हमें ये क्रोमोसोम नज़र आएंगे, वरना इससे पहले और इसके बाद में हमें क्रोमोसोम नज़र नहीं आते। क्रोमोसोम हैज़ टू आर्म्स कॉल्ड क्रोमेटिड। एक क्रोमोसोम के दो बाजू होते हैं ऐसे, ठीक है, इनको हम कहते हैं क्रोमेटिड्स। एंड क्रोमेटिड्स कनेक्टेड एट सेंट्रोमेयर। क्रोमेटिड्स जिस पॉइंट पर आपस में जुड़े हुए होते हैं उस पॉइंट को कहा जाता है सेंट्रोमेयर। क्या कहा जाता है? सेंट्रोमेयर कहा जाता है। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज़ फिक्स्ड इन एवरी सेल। हर इंसान, हर जो जानदार है, जितने भी जानदार हैं, तमाम जानदार के जितने भी सेल्स हैं, हर सेल के अंदर एक क्रोमोसोम की तादाद क्या होती है? फिक्स होती है। मीन के इंसान हैं तो इंसान जितने भी हैं उन तमाम के तमाम इंसानों के अंदर जितने भी सेल्स हैं उन तमाम सेल्स के अंदर क्रोमोसोम की तादाद क्या होगी? फिक्स। और ह्यूमन सेल के अंदर क्रोमोसोम की तादाद होती है 46 टोटल होते हैं, और 23 पेयर्स भी हम कह सकते हैं। मोस्टली क्रोमोसोम्स पेयर्स की फॉर्म में भी मौजूद होते हैं। 23 पेयर्स एंड 46 क्रोमोसोम्स। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज़ फिक्स्ड इन एवरी सेल। ह्यूमन सेल कंटेन 46 क्रोमोसोम एंड बट एक बात यहाँ पे आपने नोट करनी है, आपने ह्यूमन सेल है 46 क्रोमोसोम्स, बट गैमीट्स जो होते हैं ना, जो मीन के आगे नया बच्चा बनाते हैं, उन गैमीट्स के अंदर दो होते हैं सेल्स। एक को हम स्पर्म कहते हैं, दूसरे को हम एग कहते हैं। स्पर्म मेल गैमीट को कहते हैं और एग कहते हैं फीमेल गैमीट को। तो इन दोनों स्पर्म्स एंड एग के अंदर जो क्रोमोसोम की तादाद होती है वो क्या होती है? 23 होती है। मीन के हाफ क्रोमोसोम्स होते हैं गैमीट्स के अंदर। जर्म सेल्स के अंदर क्रोमोसोम की तादाद हाफ होती है। बाकी बॉडी के जितने भी सेल्स होते हैं उन तमाम सेल्स के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। इसकी रीज़न भी मैं आगे जाके आपको बताऊंगा कि इनके अंदर 23 क्रोमोसोम्स क्यों होते हैं। तो अभी हमने जीन का स्ट्रक्चर देखा। सेल के अंदर मौजूद न्यूक्लियस के अंदर मौजूद क्रोमोसोम के अंदर मौजूद डीएनए के अंदर मौजूद होता है प्रोटीन, ठीक है। डीएनए के अंदर मौजूद होता है जीन। नेक्स्ट है वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। वाटसन एंड क्रिक दो साइंटिस्ट थे। इन दोनों साइंटिस्ट ने मिल के डीएनए का स्ट्रक्चर बताया था कि डीएनए का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, जो कि हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। वाटसन एंड एफ क्रिक प्रपोज दिस मॉडल। वाटसन और एफ क्रिक दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये मॉडल पेश किया था। इस मॉडल के अकॉर्डिंग क्या होता है? डीएनए इज मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। डीएनए कितने न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है? लाखों करोड़ों की तादाद में न्यूक्लियोटाइड आपस में मिले होते हैं। लेकिन बेसिक न्यूक्लियोटाइड होते कितने हैं? टोटल 4 ही होते हैं। इन्हीं 4 को आपस में क्या किया जाता है? अरेंज किया हुआ होता है।
पहली बात, डीएनए थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ होता है। उसके नेम क्या हैं? एडिनिन ए, थाइमीन टी, साइटोसिन सी, गुआनिन जी। एंड पहली बात ये थी कि थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड पर मुश्तमिल होता है, और दूसरी बात यहाँ पर ये होती है डबल हेलिकल स्ट्रैंड कंसिस्ट ऑफ स्ट्रैंड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स अटैच्ड विद हाइड्रोजन बॉन्ड। डबल हेलिकल स्ट्रैंड, डबल हेलिकल मीन कैसे करके, ये एक स्ट्रैंड हो गया, अब ये दूसरा स्ट्रैंड, ये दोनों स्ट्रैंड इस तरह आपस में क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, डबल हेलिकल स्ट्रैंड कंसिस्ट ऑफ स्ट्रैंड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। इनके अंदर स्ट्रैंड होते हैं न्यूक्लियोटाइड किस तरह करके, इस तरह करके न्यूक्लियोटाइड होते हैं, स्ट्रैंड बने हुए होते हैं। ठीक है, और ये जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ए, टी, सी और जी हैं, ये आपस में कैसे जुड़े हुए होते हैं? विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड के ज़रिए क्या होते हैं? ये आपस में जुड़े हुए होते हैं। अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, ये आप नेक्स्ट हायर क्लासेस में जाके पढ़ेंगे। ये एक किस्म का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है दो एटम्स के दरमियान में, जिनमें एक पर पॉजिटिव चार्ज होता है और एक पर होता है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज होता है हाइड्रोजन पर, इसलिए हम इसे कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, अब ये बात याद रखनी है, एडेनिन हमेशा थायमीन के साथ बॉन्ड बनाती है और डबल बॉन्ड बनाती है। कितने बॉन्ड बनाती है? डबल बॉन्ड। इनके जहाँ पर भी एडेनिन और थायमीन होगा उनके दरमियान में एक बॉन्ड नहीं होगा, बल्कि क्या होंगे? दो। और इसी तरह साइटोसिन और गुआनिन जो है, ये आपस में जब बॉन्ड बनाते हैं तो ये आपस में 3 बॉन्ड बनाते हैं, CG। ठीक है, तो ये था हमारा वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। डीएनए के स्ट्रक्चर को हम मज़ीद एक बार देख लेते हैं जी। तो ये डीएनए का स्ट्रक्चर है, डबल स्ट्रैंड है, ऐसे करके बनाया हुआ है। ठीक है, डबल स्ट्रैंड का मैंने बताया था कि न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़े हुए होते हैं। अब ये फॉर एग्जांपल है ए और ये है टी, तो ये आपस में जुड़े हुए हैं। इस पॉइंट पर जो इनका कनेक्शन है उसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या कहते हैं उसके? हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। अब ये जो कम्प्लीटली डार्क हैं उनको आप समझ सकते हैं कि ये ए और टी है, एडेनिन थायमीन है, और जिनका सिर्फ एंड वाला पोर्शन डार्क है उसको आप कह सकते हैं साइटोसिन एंड गुआनिन। ए टी सी जी, दोबारा फिर ए टी सी जी, ए टी सी जी, ए टी जी सी सी, ए टी ए सी जी। इनके इस तरह क्या होता है? इसका स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर 4 न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े हुए होते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड बना के ये जुड़े हुए होते हैं। ये था वाटसन एंड क्रिक मॉडल, जिसके 2 मेन पॉइंट्स थे। पहला पॉइंट था कि डीएनए हज़ारों न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है, जिनके अंदर 4 न्यूक्लियोटाइड एक्चुअल में होते हैं। वो होते हैं एडेनिन, थायमीन, साइटोसिन, गुआनिन। और दूसरे ये डबल हेलिकल स्ट्रैंड होता है जिसके अंदर ये चारों न्यूक्लियोटाइड आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना के जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पर ट्रांसमिशन ऑफ करैक्टरिस्टिक्स बाप से, वालिदैन से बच्चों के अंदर मुंतकिल होती कैसे हैं, ये अब हमने देखना है। हमारा लास्ट पॉइंट है इस टॉपिक का, ट्रांसमिशन ऑफ करैक्टर्स ट्रांसमिट कैसे करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी जानदार होते हैं अपनी नस्ल को बढ़ाने के लिए दे प्रोड्यूस गैमीट्स, वो गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं। वो गैमीट्स 2 टाइप्स के होते हैं, स्पर्म और एग। स्पर्म मेल गैमीट, एग फीमेल गैमीट। व्हेन मेल एंड फीमेल ऑर्गेनिज्म कंबाइन, जब मेल एंड फीमेल ऑर्गेनिज्म मिलते हैं तो क्या होता है? स्पर्म एंड एग फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट। मेल स्पर्म और फीमेल एग आपस में कंबाइन होते हैं, और कंबाइन होने से क्या बन जाता है? जाइगोट बन जाता है। क्या बन जाता है? जाइगोट। मैंने लास्ट अभी आपको बताया था कि एग हो या स्पर्म हो, दोनों के अंदर क्रोमोसोम की तादाद कितनी होती है? 23 होती है। जब दोनों की तादाद 23 है तो दोनों जब आपस में मिलते हैं स्पर्म और एग, तो 23 और 23 कितने बन जाते हैं? टोटल 46 क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। और 46 क्रोमोसोम्स किसके अंदर मौजूद होते हैं? जाइगोट के अंदर 46 क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं। ऐसा सेल जिसके अंदर क्रोमोसोम की तादाद हाफ होती है उन्हें हम कहते हैं हैप्लॉइड सेल। और ऐसे क्रोमोसोम सेल्स जिनके अंदर क्रोमोसोम की तादाद डबल होती है उन्हें हम कहते हैं डिप्लॉइड सेल। अब इनमें हैप्लॉइड सेल कौन सा है? हैप्लॉइड सेल है स्पर्म और एग, और डिप्लॉइड सेल कौन सा है? जाइगोट है। ठीक है, अब जाइगोट क्या करता है? सबसे पहले जब स्पर्म और एग आपस में मिलते हैं तो जाइगोट बनता है। अब जाइगोट आगे मज़ीद डिवाइड होता है। जाइगोट के एक सेल से 2 सेल, 2 से 4
4 से 8, 8 से 16, इस तरह इनकी तादाद बढ़ती चली जाती है। लाखों की तादाद में सेल्स जब बन जाते हैं तो वही सेल्स के अंदर क्या होते हैं, अब 23 क्रोमोसोम्स आए थे मेल से, 23 क्रोमोसोम्स आए थे फीमेल से। तो क्रोमोसोम के कुछ जीन मेल के कुछ जीन और फीमेल का कुछ जीन आपस में मिलते हैं और वही करैक्टरिस्टिक्स उस बच्चे के अंदर आ जाती हैं। करैक्टरिस्टिक्स कम फ्राम बोथ पेरेंट्स, दोनों वालिदैन से, इनके माँ से भी और बाप से भी कुछ खसूसियात बच्चे के अंदर मुंतकिल हो जाती हैं। ठीक है, तो इसके साथ साथ कुछ वेरिएशंस भी आती हैं इनके अंदर, वो हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर देखेंगे कि वेरिएशंस क्यों आती हैं। जो वालिदैन से अपने जो उनके बच्चे होते हैं उनकी कुछ खसूसियात तो आपस में मिलती जुलती होती हैं, लेकिन कुछ खसूसियात ऐसी भी होती हैं जो उनके साथ नहीं मिलती होती। तो वो क्यों नहीं मिलती होती उसको हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। आई होप सो आज आपने ये टॉपिक अंडरस्टैंड कर लिया होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।